हेलो फ्रेंड्स, सत्यनाथ टैरो ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम अपने स्वावलंबन प्रोग्राम के तहत भारत के प्राचीन इतिहास को कवर कर रहे थे। भारत के प्राचीन इतिहास के अंतर्गत हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता को, वैदिक सभ्यता को देख लिया था। ठीक है ना। जो भी बच्चे इस लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि आप हमारे पिछले लेक्चर, प्रीवियस लेक्चर्स को, हमारे क्या कहते प्रीवियस लेक्चर को आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उस पर हमारे प्रीवियस लेक्चर डले आप देख सकते हैं, और आप इस लिंक के थ्रू हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेलीग्राम ग्रुप में आपकी परीक्षा उपयोगी बहुत सी MPPSC प्री तथा मेन से संबंधित वीडियोस अपलोड की जाती हैं। आप इन सब चीज़ों को देख सकते हैं। तो आज का लेक्चर जो हमारा लेक्चर 12 है, इसमें हम 6ठी सदी ईसा पूर्व से 3री सदी ईसा पूर्व के इतिहास को कवर करेंगे। तो हम 6ठी सदी ईसा पूर्व से 3री सदी ईसा पूर्व के इतिहास को देखेंगे इसमें। ठीक है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताने वाला हूँ कि आपको किस तरीके से पढ़ना है। जो लोग भी हमारी जो कोचिंग है उसके नोट्स को परचेस किए हुए हैं, ठीक है ना, उनके हिसाब से बहुत अच्छी वीडियो है ये। और बाकी जो लोग अदर कोचिंग से पढ़े हैं या जो नोट्स बना रहे हैं MPPSC मेंस के लिए, उनके लिए भी ये बहुत लाभदायक वीडियो है। इसमें मैं आपको तरीका बताऊंगा कि आपको किस तरीके से पढ़ना है इतिहास को। ठीक है। 6ठी सदी ईसा पूर्व से 3री सदी ईसा पूर्व का इतिहास आप किस तरीके से पढ़ो, किस तरीके से आप अपने नोट्स में उसको करो। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर उसको सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं 6ठी सदी ईसा पूर्व से 3री सदी ईसा पूर्व का इतिहास हमें देखना है। देखिए, वीडियो आप लोग में से कुछ लोग इस वीडियो का इंतजार कर रहे होंगे। मैं आपको बता दूं, वीडियो लेट इस वजह से हो रहा है क्योंकि कोरोना काल में सब लोग थोड़ा परेशान हैं, और क्या है कि टाइपर की कमी भी अभी हम लोगों को पड़ रही है। तो इस वजह से मैंने पूरी कोशिश की है अपने हाथ से आपको ये वीडियो समझाने की। आपको केवल समझना है, ठीक है ना, आपको केवल समझना है। मैंने कोशिश पूरी की है कि आपको अच्छी राइटिंग में बताने की कोशिश करूँ, और हर अक्षर को, हर चीज़ को मैं पढ़ के बताऊँगा आपको, ठीक है ना। और जहाँ आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट ग्रुप में भी इस वीडियो से रिलेटेड आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपके पूरे डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो फिर मैं आपको आज हम पढ़ेंगे 600 से 321 BC का हमें इतिहास पढ़ना है। 6ठी सदी ईसा पूर्व, इसको बोलते हैं 6ठी सदी ईसा पूर्व, ठीक है ना। तो 6ठी सदी ईसा पूर्व का जो इतिहास है 600 से 321 BC, इसी को हम बोलते हैं क्या, महाजनपद काल। इसी काल को महाजनपद काल बोलते हैं। 600 से 321 BC के काल को ही बुद्ध काल बोलते हैं। 600 से 321 BC का काल ही जैन काल है, ठीक है ना। इसी को 6ठी सदी ईसा पूर्व का काल ही बोलेंगे, ठीक है ना। कहीं कहीं लिखा जाता है, देखो ये नीचे लिखा है छठी सदी ईसा पूर्व का काल, और इसी को बोलते हैं सूत्र काल, ठीक है। आप समझ रहे होंगे, ये लिखा है सूत्र काल, ठीक है ना। तो सूत्र काल में सूत्र साहित्य की स्थापना की गई। वेदों को संक्षिप्त करने के लिए बहुत सारे सूत्र साहित्यों की स्थापना की गई, इसी को सूत्र काल बोलते हैं। तो मेरा आपको बताने का मकसद केवल इतना सा है कि मैंने आपको क्यों बताया कि भाई 600 से 321 BC या 6ठी सदी ईसा पूर्व को ही महाजनपद काल बोलते हैं। इसी काल में क्या है, महाजनपद काल है। इसी काल में क्या है, बुद्ध काल है, यही जैन काल है, यही 6ठी सदी ईसा पूर्व का काल, यही सूत्र काल है। मेरा बताने का केवल इतना मकसद है कि इसके तहत हम लोग पढ़ेंगे महाजनपदों को। हम 16 महाजनपदों को पढ़ेंगे, और महाजनपदों में हम लोग राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक इतिहास पढ़ेंगे महाजनपद का। अब यदि कल के दिन यदि क्वेश्चन आता है कि महाजनपदकालीन सामाजिक इतिहास को बताइए, या क्वेश्चन आता है कि महाजनपदकालीन राजनीतिक इतिहास को बताइए, या क्वेश्चन आता है कि महाजनपदकालीन आर्थिक विकास को बताइए, तो आप आसानी से बता देंगे महाजनपदकालीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक विकास। यदि लेकिन आप कल के दिन यदि क्वेश्चन आ जाता है कि बुद्धकालीन सामाजिक इतिहास को बताइए, या फिर आ जाता है क्वेश्चन बुद्धकालीन आर्थिक इतिहास को समझाइए, या फिर आता है जैनकालीन सामाजिक इतिहास को समझाइए, या फिर आता है जैनकालीन आर्थिक इतिहास को समझाइए, या फिर आता है 6ठी सदी ईसा पूर्व की सामाजिक स्थिति को बताइए, 6ठी सदी ईसा पूर्व के आर्थिक जीवन को बताइए, या फिर आपसे ये पूछ ले कि सूत्र काल को बताइए, मतलब सूत्रकालीन राजनीतिक स्थिति या सूत्रकालीन सामाजिक स्थिति बताइए। ये सब एक है। आपको केवल पढ़ना है महाजनपद काल का सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक इतिहास, और ठीक है ना, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक इतिहास आप महाजनपद काल का पढ़ेंगे। और यदि आपसे पूछ लेगा बुद्ध काल का, तो बुद्ध काल में भी आपको यही लिखना है। आपसे पूछ लेगा जैन काल में, तो जैन काल में भी यही लिखना है। आपसे पूछ लेगा 6ठी सदी ईसा पूर्व का काल, तो आपको यही लिखना है। यदि आपसे पूछ लेता है कि सूत्र काल के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक इतिहास को समझाइए, तो आपको यही लिखना है। ये सब एक ही चीज़ है,
ठीक है ना। किसी भी किताब में इस तरीके से आपको बताया नहीं जाएगा, आप कोई भी नोट्स पढ़िएगा उसमें कहीं नहीं बताया जाएगा। उसमें आपको महाजनपद काल चालू होगा, महाजनपद काल में राजनीतिक सामाजिक आर्थिक इतिहास आपको पढ़ाएंगे वो किसी भी नोट्स में, लेकिन उसमें वो ये कहीं नहीं बताएंगे भैया बुद्ध काल में भी यही चीज़ है, बुद्ध काल में यही चीज़ लिख देना। यदि कल के दिन क्वेश्चन घुमा गया, एमपीपीएससी क्वेश्चन को क्या करती है, घुमा के पूछती है, टिल्ट करती है थोड़ा सा क्वेश्चन को, ठीक है ना। वो आपसे पूछ लेंगे बुद्ध काल की सामाजिक स्थिति को बताइए, तो बुद्ध काल कब था, बुद्ध कब थे, महाजनपद काल में थे, ठीक है। तो महाजनपद काल में भी हम बुद्ध को पढ़ रहे थे, बुद्ध काल जो है वो महाजनपद काल ही है। तो महाजनपद काल का जो सामाजिक इतिहास है वही बुद्ध काल का सामाजिक इतिहास है, वही जैन काल का सामाजिक इतिहास है, ठीक है। तो इस प्रकार से पढ़ना। अब हम देखते हैं 600 से 321 बीसी का जो काल है, इसके अंतर्गत हमें पढ़ना क्या क्या है। तो उसके अंतर्गत हमें पढ़ना है बौद्धिक हलचल। तो बौद्धिक हलचल में हम पढ़ेंगे बुद्ध धर्म जैन धर्म, बुद्ध धर्म और जैन धर्म को पढ़ना है। बुद्ध धर्म क्या था, बुद्ध धर्म के उदय के कारण, बुद्धकालीन चित्रकौल पढ़ना है, बुद्ध धर्म की स्थापना, बुद्ध धर्म की लोकप्रियता के कारण, जैन धर्म से बुद्ध धर्म किस वजह से आगे पहुंच गया, बुद्ध धर्म के पतन के कारण को भी देखेंगे हम, और बुद्ध धर्म को किन किन राजाओं ने संरक्षण दिया, इन सब चीज़ों को हमें इसमें देखना है। हम इसी प्रकार जैन धर्म को पढ़ेंगे, जैन धर्म की स्थापना, ठीक है ना। और जैन धर्म की स्थापना किसने की, जैन धर्म के उदय के कारण क्या थे। तो बुद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उदय के कारण एक से होते हैं, ठीक है ना। बौद्धिक हलचल जब हम पढ़ेंगे तो बौद्धिक हलचल में हम इसको देखेंगे। फिर हमें इसी के अंतर्गत 600 से 321 बीसी के अंतर्गत ही, या छठी सदी ईसा पूर्व के अंतर्गत ही हमें महाजनपदों का उदय देखना है। कुल 16 प्रकार के महाजनपद होंगे। इन 16 प्रकार के महाजनपदों में हमें राजनीतिक इतिहास, महाजनपद काल का राजनीतिक इतिहास, सामाजिक इतिहास और आर्थिक इतिहास को पढ़ना है, ठीक है ना। उसी के अंतर्गत राजनीतिक इतिहास में हम राजतंत्र को भी पढ़ेंगे और गणतंत्र को भी पढ़ेंगे। महाजनपद काल में राजतंत्र भी था, गणतंत्र भी था। राजतंत्र मतलब राजा का शासन था जहाँ पर, और गणतंत्र मतलब जैसे आज हमारा भारत देश है कि लोग चुनते हैं सरकार को या लोग चुनते हैं राजा को, ठीक है। तो उस प्रकार से उस समय कई गणतंत्र थे, लिच्छवी गणतंत्र था, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमें इसको देखना है। फिर हम पढ़ेंगे विदेशी आक्रमणों को, हमें पढ़ना है विदेशी आक्रमणों को। विदेशी आक्रमण में देखो हम पढ़ेंगे डारा का आक्रमण, डारा, ये देखो यहाँ पर लिखा है डारा, तो डारा का आक्रमण पढ़ेंगे। डारा को डेरियस बोलते थे, डेरियस को हम लोग डारा। और यहाँ पर देखो ये सिकंदर लिखा है, आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ कि सिकंदर लिखा है, तो आप हम सिकंदर पढ़ेंगे। सिकंदर जो था, सिकंदर के आक्रमण को बोलते हैं मैसोडोनिया का आक्रमण, या फिर इसी को बोलते हैं ग्रीक आक्रमण, ग्रीक था सिकंदर। और डारा के आक्रमण को हम बोलते हैं ईरानी आक्रमण। तो भाई 600 से 321 बीसी में ये आक्रमण होते हैं। डेरियस का आक्रमण होता है, सिकंदर का आक्रमण होता है। पहले डेरियस करता है आक्रमण, फिर बाद में सिकंदर करता है, ठीक है ना। और इसी के बाद मौर्य काल चालू होता है। जो 600 से 321 बीसी का जो काल है, इसी के बाद क्या चालू होता है, मौर्य काल चालू होता है। तो मैंने आपको बता दिया कि हमें इतनी चीज़ों को पढ़ना है, ठीक है ना। तो अब हमने महाजनपद काल को बुद्ध काल, जैन काल अथवा छठी सदी ईसा पूर्व काल अथवा सूत्र काल आपको बताने का केवल एक उद्देश्य ये था, ये मुझे बताने का, ये सब एक है, ये सब एक ही काल की बातें। इस वजह से कल के दिन आपसे कुछ भी पूछ लो, जैन काल की राजनीतिक स्थिति को बताइए, या आपसे पूछ ले कि जैन काल की सामाजिक स्थिति को बताइए, या आपसे पूछ ले कि जैन काल की आर्थिक स्थिति को बताइए, तो आपको यही लिखना है, ठीक है ना। महाजनपद काल की जो राजनीतिक सामाजिक आर्थिक स्थिति आपको यही लिखना है। तो इसलिए मैंने आपको ये क्लियर किया, क्रिस्टल क्लियर कर दिया आपको कि भाई बौद्ध काल भी यही है, महाजनपद काल है, जैन काल भी यही है, सूत्र काल भी यही है। सूत्र साहित्य की स्थापना होती है, ठीक है ना, वेदों को संक्षिप्त करने के लिए, उसको बोलते हैं सूत्र काल। सूत्र काल को मैं भी आपको पढ़ाऊंगा। अब चलिए लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं हम। पहले तो मैंने आपको बता दिया कि आपको इसके अंतर्गत पढ़ना क्या है, फिर हम लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। तो हम देखते हैं छठी सदी ईसा पूर्व के स्रोत। तो ये छठी सदी ईसा पूर्व के स्रोत हैं, उनको हमें देखना है कि भाई छठी सदी ईसा पूर्व में कौन से स्रोतों से हमें जानकारी प्राप्त होती है। छठी सदी ईसा पूर्व के 600 से 321 ईसा पूर्व के जो काल है, या बुद्ध काल है या जैन काल है, इसकी जानकारी हमें कौन से स्रोतों से मिलती है। तो हम उन स्रोतों को देख लेते हैं। तो छठी सदी ईसा पूर्व के स्रोत हैं, उनको दो भागों में बांटा गया। मैंने देखिए लिखा है साहित्यिक स्रोत। किसी को राइटिंग समझ में नहीं आ रही है, मैंने पूरी कोशिश की कि आपके हिसाब से राइटिंग लिखूँ मैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रही है तो मैं फिर बोल के आपको बता रहा हूँ। पुरातात्विक स्रोत, ये लिखा है पुरातात्विक स्रोत, ये लिखा है साहित्यिक स्रोत। तो पुरातात्विक स्रोत जो था वो थे आहत सिक्के, तांबे के सिक्के मिले हैं और चांदी के सिक्के मिले हैं। इनसे हमें क्या होता है 600 से 321 बीसी की जानकारी प्राप्त होती है। फिर हम देखते हैं साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन धर्म से संबंधित साहित्य जो है, इनको हमें देखना है, क्योंकि बौद्ध साहित्य और जैन धर्म से की जो साहित्य है वो महाजनपद काल के हैं, ठीक है ना, या छठी सदी ईसा पूर्व के हैं। तो इनसे भी हमें महाजनपद कालीन जानकारी प्राप्त होती है, बुद्ध काल की जानकारी प्राप्त होती है, जैन धर्म की जानकारी प्राप्त होती है, सूत्र काल की भी जानकारी इन्हीं से प्राप्त होती है। यही सब चीज़ें हैं। और ये देखो ये लिखा है ब्राह्मण साहित्यों में, आप देखिए ये लिखे हैं वेदांग, ठीक है ना। और
अष्टधारा लिखा है, ये अष्टधारा नहीं है, अष्टाध्याय है ये, आप अष्टाध्याय कर लें आप, ठीक है ना, अष्टाध्याय है ये, धाय, धारा लिखा है, धा के बाद में या कर देना, या, तो अष्टाध्याय है ये। कल्प सूत्र है, शुल्ब सूत्र, इन सब चीज़ों को करना है, ठीक है ना। बौद्ध साहित्य में विनय पट्टिक है, सूत्र पट्टिक है, अभिधम्म पट्टिक है, और जैन साहित्य में, जैन धर्म में सूत्र साहित्य है और आगम साहित्य है। इनसे हमें क्या होता है, महाजनपदकालीन जानकारी प्राप्त होती है, या 600 से 321 बीसी की हमें क्या होती है, जानकारी प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से हमने देख लिया इनको। थोड़ा मैं आपको इनके बारे में बता देता हूँ, थोड़ा सा वेदांग बता देता हूँ, अष्टाध्याय बता देता हूँ। अष्टधारा नहीं, अष्टाध्याय लिखा है। आपको ये चीज़ें पूरी लूसेंट में मिल जाएंगी, या आप कोई भी जो भी आप कोचिंग के नोट्स पढ़ते हैं, जो भी चीज़ें से आप पढ़ रहे हैं, उनमें आपको सब मिल जाएगा। यदि आपको ये सब चीज़ें नहीं मिलती हैं कहीं, आपको देखिए इस तरीके से नहीं लिखा होगा, ये जो मैं तरीका आपको बता रहा हूँ ना, ये केवल हमारी कोचिंग के नोट्स में आपको मिलेगा। जो लोग कोचिंग के हमारे नोट्स परचेज कर रहे हैं, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उसमें कोचिंग का नंबर दिया हुआ है, आप हमारे नोट्स को परचेज कर सकते हैं, नोट्स प्रिंट हो रहे हैं, ठीक है ना। और बाकी आप जो भी जिस भी कोचिंग के नोट्स से आप पढ़ रहे हैं, आपको इसी वे में पढ़ना है, ठीक है ना। ये बेनिफिशियल है सबके लिए वीडियो, आपको इसी वे में पढ़ना है। आपको आप इस वे में पढ़ेंगे तो आपके नोट्स बहुत अच्छे बनेंगे, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको वेदांग बता देता हूँ, वेदांग क्या थे। वैदिक मूल ग्रंथों को समझने हेतु वेदों के अंगभूत शास्त्रों की रचना की गई, जिन्हें वेदांग बोला गया। अब वेदों को समझने के लिए वेदांग बनाए गए। कई वेद में लिखा क्या है ये पता तो चल जाए, ठीक है। तो वेदों की संख्या 6 थी। कुछ प्रमुख जो थे वो थे शिक्षा, स्वर ज्ञान को समझने के लिए शिक्षा जो वेदांग था। फिर दूसरा था छंद, छंद ज्ञान को समझने के लिए। निरुक्त, शब्दों की व्युत्पत्ति को जानने के लिए, ठीक है ना। तो इसका निर्माण किया गया। फिर आता है भाई अष्टाध्याय, ये लिखा है अष्टाध्याय। पाणिनि ने अष्टाध्याय की रचना की थी, ये एक व्याकरण ग्रंथ है, ठीक है ना। अष्टाध्याय आप लोग पढ़ते होंगे, लूसेंट में आप लोगों ने पढ़ा होगा, या आप जिस भी कोर्स से पढ़ते हो, जिस भी कोचिंग से पढ़ो, उसमें अष्टाध्याय लिखा था। आप यदि अपने नोट्स इस वीडियो के अकॉर्डिंग बना रहे हैं तो आपको इस तरीके से अपने लिख लेना है, और अष्टाध्याय को आपको डिस्क्रिप्ट कर लेना है कि पाणिनि के द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ, ठीक है ना, व्याकरण का एक ग्रंथ था, इस प्रकार से। फिर आपको देखना है कल्पसूत्र। कल्पसूत्र भी एक ग्रंथ है, ठीक है ना, स्त्रोत सूत्र है, कर्म कांडों का संकलन है कल्पसूत्र में, ठीक है ना। फिर आपको देख लेना शुल्ब सूत्र, ये गणित पर पुस्तक है। शुल्ब सूत्र जो है गणित पर पुस्तक है, इसमें भारतीय ज्यामिति होती है ना, जो ज्यामिति के बारे में शुल्ब सूत्र में बताया गया, शुल्ब सूत्र में ज्यामिति के बारे में बताया गया। तो इस प्रकार से आपको कर लेना है। फिर आते हैं बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य, तो बौद्ध साहित्य में हम देखेंगे त्रिपटिक साहित्य है। त्रिपटिक साहित्य को आपने पढ़ा होगा, ये आप एथिक्स में भी पढ़ोगे, जब मैं एथिक्स पढ़ाऊंगा तो आपको एथिक्स में भी पढ़ाऊंगा, आप हिस्ट्री में भी पढ़ रहे हो, ठीक है ना। तो सबसे पहला है विनय पिटक। तो बौद्धों के नियम संग्रह, बौद्ध धर्म से संबंधित नियम जो है विनय पिटक में दिए गए हैं, ठीक है ना। फिर आता है सूत्र पिटक। तो बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह, ठीक है ना, उपदेशों का संग्रह जो है वो सूत्र पिटक में है। नियम जो है विनय पिटक में है, और सूत्र पिटक में बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह, उपदेश का संग्रह। फिर आता है अभिधम्म पिटक। तो अभिधम्म पिटक जो है, इसमें बौद्धों के दर्शन का संकलन है। बौद्ध दर्शन जो है अभिधम्म पिटक में दिया हुआ है। तो ये आपको पता चलेगा कि ये इनके लेखक भी हैं, आप देख लीजिएगा। तो इनके लेखकों को भी आपको लिखना है। मैं आपको एक वे दे रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको पढ़ना किस तरीके से, आप किस तरीके से अपने नोट्स बनाओ मेंस के लिए। तो ये मैं आपको पूरी तरीके से बता रहा हूँ। जो लोग हमारे नोट्स परचेज़ किए हुए हैं वो इन वीडियोस को भी देख सकते हो, इन वीडियोस और हमारे नोट्स के माध्यम से आप पूरी अपनी कोचिंग खत्म कर लेंगे। आपको ना इंदौर आने की जरूरत है, ना भोपाल आने की जरूरत है, आप अपने घर पर बैठे आप पूरा अपना कोर्स कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर हम देखते हैं जैन धर्म। तो सूत्र साहित्य की बात होती है जैन धर्म में। सूत्र, तो भगवती सूत्र है। भगवती सूत्र जो जैन धर्म का एक ग्रंथ है, ठीक है ना। इसमें 16 महाजनपदों की चर्चा है, 16 महाजनपद इसमें बताए गए हैं भगवती सूत्र में, ठीक है ना। और 36,000 प्रश्नों का धार्मिक ग्रंथ है ये, जैन धर्म से संबंधित है भगवती सूत्र। फिर हम देखते हैं आगम साहित्य। ये जैन धर्म के प्राचीन साहित्य हैं। आगम साहित्य जो है जैन धर्म के प्राचीन साहित्य है। आगमों की संख्या कितनी है? 36 है। आगमों की संख्या 36 है, और जैन धर्म से संबंधित जातक कथाएं हैं आगम साहित्य में। तो आगम साहित्य क्या है? यदि मान लो आपको 3 मार्कर आ गया आगम साहित्य में, तो आप क्या लिखोगे? आगम साहित्य को आप 3 मार्कर में कैसे लिखोगे? 3 लाइनों में। आप पहला पॉइंट लिखोगे कि जैन धर्म से संबंधित प्राचीन ग्रंथ है। दूसरा पॉइंट आप क्या लिखोगे? आगमों की संख्या 36 है। और तीसरा पॉइंट आप क्या लिखोगे? इससे हमें क्या होता है? इससे हमें जैन, ठीक है, जैन धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। आप एक लाइन ये लिख सकते, या फिर आप ये लिख सकते कि इसमें जैन धर्म से संबंधित जातक कथाएं हैं। तो ये आपका 3 मार्कर हो गया। इस तरीके की टिप्स भी मैं आपको वीडियोस में देता रहूँगा आंसर राइटिंग की, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको करना है जी।
आंसर राइटिंग में टिप्स आपको देता रहूँगा। आगम साहित्य को आपने लिख लिया कि ये जैन धर्म का एक प्राचीन ग्रंथ है, ठीक है ना। इनकी संख्या 36 है, इससे हमें जैन धर्म की जानकारी प्राप्त होती है, या फिर इसमें जैन धर्म से संबंधित जातक कथाएं हैं। तो इस प्रकार से आपको बोले। जो लोग भी हमारी टेस्ट सीरीज जो कर रहे हैं, हमारी पेड टेस्ट सीरीज भी चल रही है, मेंस की टेस्ट सीरीज चल रही है, यूनिट वाइज टेस्ट सीरीज चल रही है, उसके 5 टेस्ट हो चुके हैं। आप हमारे टेस्ट सीरीज के जो मॉडल आंसर की वीडियो है वो भी यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है ना। और अभी भी देर नहीं हुई, जो लोग इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। जो 5 यूनिट आपकी हो गई है, 5 यूनिट के टेस्ट जो हो चुके हैं पहले राउंड के, वो आपको पर्सनली कवर कराए जाएंगे, उनकी पर्सनली वीडियो आपको सेंड की जाएगी, ठीक है। और जो हमारे फ्री डेमो टेस्ट हैं मॉडल आंसर के, वो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। हमारे यूट्यूब चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहाँ आप देख सकते हैं उस प्रकार मैं आपको किस प्रकार से उसमें आंसर राइटिंग करा रहा हूँ। वो केवल टेस्ट ही नहीं है, उसमें मैं आंसर राइटिंग भी कराता हूँ, आंसर ड्राफ्टिंग के नोट्स भी देता हूँ, आंसर राइटिंग के टिप्स भी देता हूँ, ठीक है ना। तो आप वो देख सकते हैं। और जो हमारे नोट्स हैं उनकी फ़ीस 2000 रुपये है, जिसमें 500 रुपये का आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। 500 रुपये के रजिस्ट्रेशन के बाद में आपको नोट्स मिलना चालू हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको देखना है। फिर उसके बाद हम देखते हैं अगली हेडिंग हमारी। फिर देखिए, मैंने आपको बताया था कि आपको पढ़ना है क्या, बौद्धिक हलचल पढ़ना है। बौद्धिक हलचल के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, बुद्ध धर्म व जैन धर्म। फिर आपको महाजनपद काल भी पढ़ना है, फिर आपको विदेशी आक्रमण भी पढ़ना है, डारा डेरियस का और सिकंदर का। तो हम सब शुरुआत करते हैं कि बौद्धिक हलचल की। अब जिन लोगों को राइटिंग समझ नहीं आ रही है उनके लिए मैं आपको बोल के ये बता रहा हूँ पूरा, ठीक है ना, बोल के बता रहा हूँ। मुझे क्षमा कीजिएगा यदि आपको राइटिंग समझ नहीं आ रही है, आप मुझे पर्सनल कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा, ठीक है। अब देखते हैं बौद्ध काल, बौद्धिक हलचल। तो बौद्धिक हलचल व क्रांति। तो बौद्धिक हलचल देखो, जैसी वैदिक काल खत्म होता है, वैदिक काल में भी मैंने आपको बताया था, उत्तर वैदिक काल जैसी खत्म होता है, उत्तर वैदिक काल में क्या होता है, बहुत सारे कर्मकांड आ जाते हैं, पशु बलि आ जाती है, पशु बलि करो, कर्मकांड करो, ठीक है ना, ब्राह्मणों को दान दो, ये सब करो, पूजा पाठ करो, बहुत ज़्यादा यज्ञ करो, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। तो इससे क्या होता है, लोग परेशान हो जाते हैं, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए लोग, भाई अब क्या करें। तो इस समय क्या होता है, उत्तर वैदिक काल के बाद में जो 600 से 300 BC का जो काल है ना, इसमें विभिन्न संप्रदायों का उदय होता है, ठीक है। 62 धार्मिक संप्रदायों का उदय होता है, 62 धार्मिक संप्रदाय या 62 धर्मगुरु होते हैं अलग अलग, ठीक है ना। तो उनमें से कुछ मैंने आपको लिखे हैं, देखो आप देख सकते हैं। मैंने लिखा है आजीवक संप्रदाय, मखली दोशाल जो थे, इनका था आजीवक संप्रदाय। तो आजीवक संप्रदाय जो है ये मखली दोशाल का था। ये आपके प्री में पूछा जाता है, प्री में आपसे ये पूछा जा सकता है। तो बौद्धिक हलचल को हम देख रहे हैं, बौद्धिक हलचल क्यों होती है, उत्तर वैदिक काल की जो कर्मकांड कुरीतियाँ उनकी वजह से क्या होती है, बौद्धिक हलचल होती है। और 62 संप्रदायों को क्या होता है, उदय होता है। उन 62 संप्रदायों में कुछ प्रमुख मैंने लिखे हैं 4-5, तो देख लो आप। जो आजीवक संप्रदाय मैंने लिखा, आजीवक संप्रदाय था मखली दोशाल का। घोर अक्रियावादी संप्रदाय मैंने लिखा, ये पूर्ण कश्यप जो थे इनका यह था। फिर चारवाक संप्रदाय में लिखता हूँ, ये लोकायन का था। लोकायन एक विद्वान थे, एक संत थे, इनका था ये चारवाक संप्रदाय। और फिर मैं लिखता हूँ अनिश्चयवादी संप्रदाय। अनिश्चयवादी संप्रदाय जो था वो संजय बेटलीपुत्र जो थे उनका था, संजय बेटलीपुत्र। ये आप याद कर लो, ये प्री में आ सकता है। और बाकी जो 62 में से कुछ और प्रमुख हैं वो आपको कहीं कहीं मिल जाएंगे, उनको आपको लिख लेना, ये प्री में बिल्कुल पूछा जा सकता है। वैदिक काल से और मौर्य काल से क्वेश्चन आते हैं, प्री में भी आते हैं और साथ साथ मेंस में भी आते हैं। मेंस में आप देख लो, इस बार मौर्य काल से आए थे, तीर्थ आया था मौर्य काल से, और वैदिक काल से आया था ऋग वैदिक पंचयन। तो आपको इस प्रकार से इन चीज़ों को करना है, आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है इन चीज़ों को, ये प्री में भी आती हैं। अब ये थे 62 धार्मिक संप्रदाय थे, ये कर्मकांड कुरीतियों को विरोध कर रहे थे, ठीक है ना। ये भैया कर्मकांड कुरीतियों को बोले थे अब नहीं करना भाई, यज्ञ नहीं करना, ब्राह्मणों को दान नहीं देना, हमें तेरा कर्मकांड नहीं पढ़ना, हम परेशान हो गए। ये भौतिकवादी विचार थे। भौतिकवादी मतलब ये सुख की बात कर रहे थे, चरम सुख की बात कर रहे थे, इंद्रिय सुख की बात कर रहे थे। ये बोल रहे थे हमें फालतू कर्मकांड में नहीं पढ़ना, अपने जीवन को अच्छे तरीके से जीना है, ठीक है। इस प्रकार की ये लोग बातें कर रहे थे। तो इन्हीं में से बौद्ध और जैन धर्म निकल के आते हैं। इन 62 संप्रदायों में से ही बौद्ध और जैन धर्म का उदय होता है। बौद्ध और जैन धर्म अपने स्वरूप के कारण बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं, आगे चल के ये धर्म बनते हैं। इसलिए हम इन 62 संप्रदायों में से केवल बौद्ध और जैन धर्म को पढ़ रहे हैं, क्योंकि बौद्ध और जैन धर्म मेजर संप्रदाय बन गए थे। बाकी 62 संप्रदाय जो थे वो धीरे धीरे खत्म हो गए थे। तो बौद्ध और जैन धर्म की जानकारी हमें मिलती है विभिन्न स्रोतों से, तो हम बौद्ध और जैन धर्म को ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे आज क्या कि बुद्ध धर्म की। तो देखिए, मैंने आपको बता दिया बौद्धिक हलचल में मैंने आपको बता दिया कि 62 संप्रदाय थे। ये 62 संप्रदाय लिखा सारे, उनमें से 4 प्रमुख मैंने बता दिया, आजीवक संप्रदाय, घोर अक्रियवादी संप्रदाय, चारवाक संप्रदाय, अनिश्चयवादी संप्रदाय। इनके मैंने संस्थापक बता दिए, संस्थापक आप याद कर लेना, प्री में आपसे पूछा सकता है। ये भौतिकवादी थे, अतिवादी थे। इनका कहना था कि भाई चरम सुख, इंद्रिय सुख की बात करते थे और ये सब कर्मकांड में विश्वास नहीं रखते थे, इनका विरोध इन्होंने बहुत किया। इन्हीं में से आते हैं बौद्ध और जैन धर्म।
इन्हीं 62 संप्रदायों से बौद्ध और जैन धर्म आते हैं। अब हम शुरुआत करते हैं बुद्ध धर्म को पढ़ने की। हम करेंगे शुरुआत क्या की बुद्ध धर्म की। देखो सबसे ऊपर भी मैंने आपको बताया था कि आपको बौद्ध हलचल के अंतर्गत बुद्ध धर्म और जैन धर्म को पढ़ना। बुद्ध धर्म हम लोग चालू कर रहे हैं, जैन धर्म उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे महाजनपदों का उदय पढ़ेंगे इसी में, 6ठी सदी ईसा पूर्व के इतिहास में। और इसी में हम लोग विदेशी आक्रमण पढ़ेंगे, सिकंदर का और डारा का, डेरियस का। तो हम लोग शुरुआत करते हैं क्या की बौद्ध धर्म की। तो देखिए मैंने जब वैदिक काल पढ़ रहे थे या हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे थे, तब मैंने आपको एक कॉमन इंट्रो लिखाया था, ठीक है ना। कॉमन इंट्रो मैंने आपको लिखा था। उस कॉमन इंट्रो को बुद्ध धर्म से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आता है उसमें आप उसको कॉमन इंट्रो को आपको लिखना है। तो बुद्ध धर्म में भी एक कॉमन इंट्रो लिखा रहा हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता में लिखाया था, वैदिक सभ्यता में लिखाया था। वैदिक सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कोई भी क्वेश्चन यदि आता था तो आप उसी कॉमन इंट्रो को लिखते थे। तो आपको एक ही इंट्रो लिखना है, ज़्यादा बार बार याद नहीं करना है चीज़ों को। तो बुद्ध धर्म में मैं आपको एक इंट्रो लिखाता हूँ। ये देखिए, आपको यदि समझ में ना आए तो मैं आपको धीमे धीमे बताने की कोशिश करूँ। देखो ये लिखा है, वैदिक कर्मकांड व कुरीतियों के विरोध में 600 BC में 600 ईसा पूर्व कर लेना, BC है, 600 BC में गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की। ये देखिए कितना प्यारा इंट्रो बन गया। देखो कोई भी क्वेश्चन है वो 11 मार्कर से ऊपर नहीं आना, अब ये याद रखना। 15 मार्कर क्वेश्चन नहीं आएगा, अब 6 मार्कर भी नहीं रह गया। या तो वो 5 मार्कर में आएगा 5 से 6 लाइन, 5 से 6 लाइन, या फिर वो आएगा 11 मार्कर में। 11 मार्कर में आएगा, 11 मार्कर मतलब 2 पेज। 2 पेज से ज़्यादा आपको नहीं लिख पाना। तो आप कोई भी क्वेश्चन जब भी करोगे, ठीक है ना, आप कोई भी क्वेश्चन 2 पेज में लिखोगे, 11 मार्कर। आप देख लो अपने आयोग के नोटिफिकेशन में 2020 में, तो 2 पेज से बड़ा कोई भी क्वेश्चन नहीं आना है। तो 2 पेज में आप मुश्किल से इतनी लिख पाओगे, इतने इंट्रो लिखोगे आप। तो आपको इतने इंट्रो लिखना है, शॉर्ट एंड स्वीट, इतना अच्छा इंट्रो लिखना है कि आपको याद रहे। तो वैदिक काल में क्या हुआ था, कर्मकांड बढ़ गए, कुरीतियाँ बढ़ गई, उन्हीं के विरोध में 600 BC में गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की। ये आपका इंट्रो हो गया। इसके बाद हमें देखना है बुद्ध धर्म की लोकप्रियता के कारण। बुद्ध धर्म का उदय क्या हुआ, उदय क्यों हुआ, लोकप्रियता क्यों ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है, लोकप्रियता के कारण। फिर बुद्ध धर्म के एक शीघ्र उत्थान के कारण, वो हम आगे पढ़ेंगे। शीघ्र उत्थान क्यों हो गया बुद्ध धर्म का जैन धर्म की अपेक्षा। तो हम पढ़ते हैं आज बुद्ध धर्म के उदय के कारण क्या है, और यही जैन धर्म के उदय के कारण, यही होंगे जैन धर्म के, यही जैन धर्म के उदय के कारण है। इन कारणों को हमें देखना है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या, धार्मिक कारण। बुद्ध धर्म के उदय के कारण हम लोग पढ़ रहे हैं, धार्मिक कारण देखते हैं। तो वैदिक कालीन यज्ञ, तंत्र, मंत्र, जादू टोना, अनुष्ठान और कर्मकांड के विरोध स्वरूप उदय हुआ। इनका उदय क्यों हुआ भैया, वैदिक कालीन जो यज्ञ, तंत्र, मंत्र, जादू टोना, अनुष्ठान, कर्मकांड बहुत ज़्यादा होने लगे थे, उसके विरोध में इनका क्या होता है, उदय होता है, ठीक है ना, ठीक है ना। आम जनजीवन और लोगों के अधिकार प्रभावित हो रहे थे इन सबसे, कर्मकांडों से, ब्राह्मणों को दान देने से, आर्थिक स्थिति उनकी खराब हो रही थी, इस प्रकार से। तो ये धार्मिक कारण हो गया। फिर हम देखते हैं दूसरा आर्थिक कारण। जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनको बता दूं मैं कि आपको इन्हीं पॉइंट्स के अंतर्गत आपके मेंस के नोट पढ़ने हैं। मेंस के नोट्स ही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि आपको मेंस के नोट बनाने कैसे हैं। इन्हीं पॉइंट्स के अंतर्गत आप बनाइएगा, ठीक है। और मेंस के नोट में आपको ज़्यादा फैक्ट डालने की जरूरत नहीं, आपको ज़्यादा फैक्चुअल चीज़ें नहीं लिखना, आपको वो चीज़ें लिखनी है, भाषा ज़्यादा लिखनी है, फैक्ट कम लिखने हैं। क्योंकि मेंस में ऐसी क्वेश्चन आता है, प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखिए, क्वेश्चन आया कि बौद्ध धर्म के उदय के क्या कारण थे। तो आपको इसी तरीके से करना है इसको। तो धार्मिक कारण मैंने बता दी कि भाई वैदिक कर्मकांड बहुत ज़्यादा हो गए थे, कुरीतियाँ बहुत ज़्यादा हो गई थी, जादू टोना बहुत ज़्यादा हो गया था। इस कारण भैया ये नया धर्म उदय होता है या लोकप्रिय धर्म बन जाता है बुद्ध धर्म। बुद्ध धर्म में ज़्यादा कर्मकांड नहीं थी, कुरीतियाँ नहीं थी, ठीक है ना ज़्यादा ब्राह्मणों को दान दो ना ये दो, सरल प्रवेश था बुद्ध धर्म में, सरल प्रवेश था। इस कारण बुद्ध धर्म लोकप्रिय होता है। फिर हम देखते हैं आर्थिक कारण। तो नई अर्थव्यवस्था में 6ठी सदी ईसा पूर्व की अर्थव्यवस्था में पशुओं की और ऋण बाजार की आवश्यकता थी। देखिए पशुओं की आवश्यकता थी, लोग बढ़ रहे थे, जनसंख्या बढ़ रही थी, बड़े बड़े नगर स्थापित हो रहे थे महाजनपद काल में, तो पशुओं की जरूरत थी, ऋण बाजार की जरूरत थी। लेकिन जो वैदिक धर्म था, वैदिक धर्म में क्या था, पशु बलि का समर्थन था। वो बोलते थे पशु की बलि दो। जब पशु की आप बलि दोगे तो फिर पशुओं का जो अन्न उपयोग करना, अन्न आबादी के लिए दूध की आवश्यकता है, अन्न आबादी के लिए कपड़ों की आवश्यकता है, भेड़ से ठीक, भेड़ जो होती है, भेड़ जानवर, उससे भैया ऊन मिलती है, ऊन प्राप्त होती है, ठीक है ना। बकरी से भी दूध प्राप्त होता है, बैल का उपयोग करता है, खेती में किया था। अब भाई पशुओं की क्या हो रही, बलि दी जा रही, तो भैया पशु की बलि दी जाएगी तो फिर कैसे होगा। दूसरा ऋण बाजार की आवश्यकता थी, आर्थिक कारण। भाई जब महाजनपद काल में 16 महाजनपद होते हैं, वो 16 महाजनपद बड़े बड़े शहर हैं, बड़े बड़े राज्य हैं, अब लोगों की जनसंख्या बढ़ रही है, अब उनको क्या चाहिए, ऋण बाजार की आवश्यकता है, नए नए उद्योगों की आवश्यकता, नए नए व्यवसायों की आवश्यकता है। तो ऋण बाजार में क्या कहते हैं, पैसे मिले उनको। तो लेकिन सूदखोरी की निंदा की गई काय में, वैदिक सभ्यता में। वैदिक सभ्यता वाले बोलते हैं भाई सूदखोरी की निंदा की गई। तो इससे क्या हुआ कि भाई अर्थव्यवस्था को धक्का लग रहा था लोगों को, लोग परेशान थे, ठीक है ना।
और एक ऐसे धर्म की आवश्यकता थी उनको जो यथार्थवादी हो, जो उनका क्या करे, भौतिक उन्नति उनकी करे, उनको परेशान ना करे, उनकी भौतिक उन्नति हो। तो इस कारण जो बुद्ध धर्म और जैन धर्म है, बुद्ध धर्म और जैन धर्म बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाते हैं, आपको बताऊं मैं। बाद में फिर क्या होता है कि धीरे धीरे इनका पतन होता है, इनमें भी क्रूति आती है। इन पतनों को भी हम बुद्ध धर्म को देखें। पहले हम आज बुद्ध धर्म की शुरुआत कर रहे हैं, बुद्ध धर्म के उदय के कारण पढ़ रहे हैं, बुद्ध धर्म के हम सिद्धांत पढ़ेंगे, उसके बाद में हम जैन धर्म को चालू करेंगे, बुद्ध धर्म की लोकप्रियता के कारण ही पढ़ेंगे, फिर जैन धर्म को पढ़ेंगे, जैन धर्म के पतन के कारण पढ़ेंगे। इन सब चीज़ों को हम पढ़ेंगे, दोनों के बीच में तुलना करेंगे हम, बुद्ध धर्म और जैन धर्म के बीच में। ये हमें सब कुछ करना है, ठीक है ना। सब कुछ मैं आपको डीपली पढ़ाऊंगा, सारे क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर के पेपर से मिलेंगे, ठीक है ना। आप उठाओगे तो मैं आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये आर्थिक कारण हो गया। आर्थिक कारण क्या था, पशुओं की बलि दी आ रही थी, अर्थव्यवस्था में पशुओं की जरूरत थी, ऋण बाजार की जरूरत थी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये दूसरा आर्थिक कारण में एक और है कि आर्थिक गतिविधियाँ तीव्र हो गई थी, तीव्र हो रही थी। तो क्या जो वैश्य वर्ग था, ठीक है ना, और वैश्य वर्ग मजबूत हो गया था, ठीक है ना, और जिसने जैन व बौद्ध धर्म की उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जो वैश्य धर्म था, जो वैश्य होते ना व्यापारी वर्ग, व्यापारी वर्ग क्या था, वो सशक्त हो गया था, ठीक है ना, आर्थिक गतिविधियों के विकास से, जिसने जैन व बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। इस प्रकार से जैन और बौद्ध धर्म उठते हैं, ठीक है ना, इस प्रकार से। फिर हम देखते हैं सामाजिक कारण क्या था। सामाजिक कारण ये था कि भाई ब्राह्मणों का विविध क्षेत्रों में विशेष अधिकार हो गया था। जो पुरोहित वर्ग था, ब्राह्मण वर्ग था, उसका विशेष अधिकार हो गया था हर जगह। बड़ व्यवस्था में जटिलता उत्पन्न हो गई थी, बड़ व्यवस्था आ गई थी। क्षत्रियों, वैश्यों व शूद्रों का एक स्वतः स्फूर्त विरोध सुनिश्चित हुआ। तो बड़ व्यवस्था थी, ब्राह्मण सबसे ऊंचे, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र, ठीक है ना। कर्मकांड होने लगे, ब्राह्मणों को हर जगह विशेष अधिकार मिल गया कि ब्राह्मणों को भैया क्राइम कर देते तो इनको सजा से छूट है। ब्राह्मण से कोई कुछ नहीं बोले, ब्राह्मणों के सब लोग समझ ना, वो करेंगे, क्या कहते हैं, सत्कार करेंगे, स्वागत करेंगे, ये सब चीज़ें चालू हुई, उनके विशेष अधिकार हर जगह। उनको पहला दर्जा दिया जाएगा, मंदिर में पहले वो प्रवेश करेंगे, मंदिर में पूजा वो करेंगे। तो ये सब चीज़ें चालू हुई थी। इसकी वजह से अपने आप लोगों के अंदर विरोध उत्पन्न हो गया। वो बोले कि नहीं यार, कोई और धर्म चाहिए, कोई यथार्थवादी धर्म चाहिए, कोई भौतिकवादी धर्म चाहिए, जो हमारे जीवन स्तर को उठाए, जो हमारे क्या करे, जीवन स्तर को उठाए और हम लोगों को बेहतर जीवन प्रदान करे। इस कारण भी क्या हुआ, बुद्ध धर्म का उदय हुआ। फिर उसके बाद जो लास्ट हेडिंग है, अब ये लिखा है सामाजिक जीवन में महिलाओं और शूद्रों की अधिकारों का हनन। देखो आपको समझ में नहीं आ रहा, मैं आपको बता देता हूँ। ये धार्मिक कारण लिखा, धार्मिक लिखा है, ये आर्थिक कारण लिखा है, ये सामाजिक कारण लिखा है, ये उदय और लोकप्रियता के कारण लिखे हैं बुद्ध धर्म के। और ये लास्ट लाइन है, ये लिखिए सामाजिक जीवन में महिलाओं एवं शूद्रों के अधिकारों का हनन, ठीक है ना। तो ये देखो फिर से मैं एक बार बता देता हूँ, कुछ ये लिखा है सामाजिक जीवन, ये लिखा है महिलाओं, और ये लिखा है शूद्र, और ये लिखा है कि अधिकारों का हनन, हनन लिखा है ये, हनन, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो ये सामाजिक जीवन था, उसमें महिलाओं और शूद्रों के अधिकारों का हनन हो रहा था। वैदिक काल जब हम पढ़ रहे थे तो वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी। उनको वो जो बहुत सारी प्रजातांत्रिक संस्थाएं थी वैदिक काल में, विदत इदत में, उनको, ठीक है ना, ग्राम सभा में उनको जाने की अनुमति थी। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल आता है तो भैया क्या होता है कि उत्तर वैदिक काल में उनकी स्थिति खराब हो जाती है। उनको भैया स्टडी करने का अधिकार नहीं मिलता है, ठीक है ना। बहुत सारी कुरीतियाँ प्राप्त हो जाती है उत्तर वैदिक काल में, उनको सामाजिक संस्थाओं में प्रवेश नहीं मिलता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं महिलाओं की स्थिति में गिरावट आ गई, ठीक है ना। दूसरा, शूद्रों की स्थिति में गिरावट आ गई, उनके अधिकारों में। शूद्रों की स्थिति में गिरावट थी वैदिक काल में, जब हम देख रहे थे तो शूद्र कोई अलग वर्ग नहीं था, कोई अलग वर्ग, अलग जाति नहीं थी। शूद्र और जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो थे वो एक ही परिवार के लोग थे। वैदिक काल में हमने, जब मैं आपको वैदिक काल पढ़ा तो मैंने आपको एक जगह बताया था, एक जगह उल्लेख मिलता है, ठीक है ना। ऋग्वेद में एक जगह उल्लेख मिलता है, एक परिवार का उल्लेख मिलता है, वो बताता है कि मैं एक कवि हूँ, मेरे पिताजी वैद्य हैं, वैद्य मतलब चिकित्सक, मेरी माताजी अनाज पीसती हैं। तो उससे अंदाजा ये लगाएगा कि भाई एक ही परिवार के लोग थे जो कई सारे काम करते थे, किसी एक परिवार का कोई निश्चित काम नहीं था। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सब एक ही परिवार के थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, ये वर्ण व्यवस्था बन गई, जाति व्यवस्था बन गई। फिर आगे जाके ये जाति व्यवस्था में परिवर्तित हो गई। तो भाई इतनी ज़्यादा हो गई थी ये उत्तर वैदिक काल में कि भाई अब ये जाति बन गई थी। भाई शूद्र एक जाति बन गई, ठीक है, ब्राह्मण एक जाति बन गई, क्षत्रिय एक जाति बन गई, वैश्य एक जाति बन गई। ब्राह्मणों और क्षत्रियों का विशेष अधिकार हो गया, सबसे ज़्यादा ब्राह्मणों का अधिकार हो गया। तो इन लोगों ने भी विरोध किया इसका, और ज़्यादातर शूद्रों ने, ठीक है ना, स्त्रियों ने, वैश्य वर्ग ने भैया संरक्षण दिया। वैश्य वर्ग की भी स्थिति खराब हो गई थी, ठीक है ना, और ब्राह्मण और क्षत्रियों की ठीक ठाक थी, और क्षत्रियों की भी स्थिति खराब थी, उन्होंने भी समर्थन दिया बौद्ध धर्म को, जैन धर्म को। तो इस कारण जैन धर्म का उदय हुआ। तो इस प्रकार से हमें करना है, ठीक है ना। आपके पास यदि 11 मार्कर में क्वेश्चन आएगा तो 11 मार्कर में क्वेश्चन आपको आएगा तो आपको सबसे पहले ये इंट्रो लिख देना। मैंने आपको इंट्रो पढ़ के बताया था, आपको ये इंट्रो लिख, 11 मार्कर में आता है कि बुद्ध धर्म के उदय के या लोकप्रियता के कारण लिखिए।
तो आपको इसी प्रकार से करना है। सबसे पहले आपको शुरुआत करनी है इंट्रो की। देखिए ये इंट्रो मैंने लिखा है ना, इसको आप परीक्षा में कभी नहीं लिखना है आपको इंट्रो, मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिखा है इंट्रो। इंट्रो मतलब आपको समझ में आ जाएगा ये इंट्रो लिखा हुआ है, ये 2 लाइनों का। आपको परीक्षा में इंट्रो नहीं लिखना है। तो ये देखो ये इंट्रो लिख दिया। उसके बाद आपको ऐसा एक पेंटागन बना के आपको उस तरीके से पेंटागन बना देना है। ये सब आंसर राइटिंग टिप्स है, मैं आंसर राइटिंग की जो क्लास लेता हूँ ना, जो पेड टेस्ट सीरीज में, उसमें मैं बताता हूँ। तो आपको ये सारे कारणों को मेंशन कर देना, ये सारे कारण आप मेंशन कर दिए इस तरीके से। यहाँ आप लिख दिए धार्मिक कारण, यहाँ लिख दो आर्थिक कारण, यहाँ लिख दो सामाजिक कारण, यहाँ महिलाओं की स्थिति, यहाँ शूद्रों की स्थिति, इस प्रकार से आप कर दो। फिर इसके बाद में आपको इन्हीं कारण, जो आपने पेंटागन में जो कारण बनाए, इन्हीं कारणों को आपको क्या करना है, डिस्क्राइब कर देना है। डिस्क्राइब आप जो भी नोट्स पढ़ रहे हैं उससे आप अपने नोट्स बना लें और उससे कर लें, उससे आप कर सकते हो। जो लोग हमारे नोट्स परचेस किए हैं उनको ये सब चीज़ें कराई मिलना है उसमें, ठीक है ना। तो उनको ये सब चीज़ें मिलेंगी, तो वो उससे कर सकते हैं। जो लोग जिस कोचिंग से जिस दुकान से पढ़ते हो आप उससे कर सकते हैं इन सब चीज़ों को। इसी प्रकार से आपको पढ़ना है। फिर लास्ट में आपको क्या करना है, हल्का सा निष्कर्ष लिख देना है, और ये आपका क्वेश्चन सीधा 2 पेज में पहुँच जाएगा। पेंटागन का यूज जरूर करना है आपको, 2 पेज में ये पहुँच जाएगा। बिना पेंटागन का यूज करे भी आप पहुँच जाओगे, ठीक है ना। और आपको लास्ट में निष्कर्ष लिख देना है। एक निष्कर्ष देखो मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप निष्कर्ष लिख सकते हो कि इन सभी परिस्थितियों ने राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक आवश्यकता के अनुरूप, ठीक है ना, या आवश्यकता के स्वरूप वाले धर्म की उत्पत्ति का वातावरण निर्मित किया। अब ये सारी परिस्थिति थी, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, ये सब जो परिस्थिति, इन्होंने क्या किया, एक वातावरण निर्मित किया, ठीक है ना। और जैन व बौद्ध धर्म का एक परम शक्तिशाली आंदोलन के रूप में उदय हुआ, और जैन धर्म और बौद्ध धर्म का क्या हो गया, उदय हो गया। तो इस प्रकार से तो इन सारी परिस्थितियों ने क्या किया, एक वातावरण निर्मित किया, और जिससे जैन और बौद्ध धर्म का क्या हो गया, उदय हो गया। तो इस प्रकार से आपको करना था, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो आज के लेक्चर की समाप्ति यहीं करते हैं। कल हम पढ़ेंगे बुद्ध धर्म के सिद्धांत पढ़ेंगे कल हम पढ़ेंगे बुद्ध धर्म के सिद्धांत। फिर हम पढ़ेंगे बुद्ध धर्म के उदय शीघ्र उत्थान के कारण, फिर बुद्ध धर्म की लोकप्रियता के कारण, ये सब चीज़ हम पढ़ेंगे। लोकप्रियता के कारण तो ये होगा, ठीक है ना। सिद्धांत पढ़ेंगे हम, और बुद्ध धर्म को कौन कौन से राजाओं ने संरक्षण दिया, ये सब हम चीज़ें पढ़ेंगे आगे के लेक्चर। फिर हम लोग जैन धर्म पढ़ेंगे, फिर हम लोग महाजनपद काल को चालू करेंगे, फिर हम लोग विदेशी आक्रमण देखेंगे। इसी काल में जो विदेशी आक्रमण होते हैं डेरियस और सिकंदर के, उनको हम लोग देखेंगे। तो आज के लेक्चर को यही करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी जो टेस्ट सीरीज चल रही है, वो पेड टेस्ट सीरीज चल रही है, उसमें मैं आपको आंसर राइटिंग की टिप्स देता हूँ, आपको आंसर राइटिंग कराता हूँ। साथ ही आपको जो लोग लॉकडाउन के कारण अपने घरों में फंसे हुए हैं, जिनके पास में नोट्स नहीं है, तो उसमें मैं रफ नोट्स प्रोवाइड कराता हूँ। कोचिंग के नोट्स नहीं मिलते हैं आपको, सत्यनाथ टैगोर ग्रुप के कोचिंग के नोट्स नहीं मिलते हैं, लेकिन आपको रफ नोट्स उसमें दिए जाते हैं। उसमें काफ़ी एडमिशन हो चुके हैं, आप चाहें तो अभी भी उसमें एडमिशन ले सकते हैं। साथ ही साथ हमारे आप ग्रुप से जुड़ते रहिएगा, उसमें इस प्रकार की वीडियो, जो मैंने आज ये महाजनपद काल की वीडियो डाली, इस प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। और साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी इसको देख रहे हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर उसको सब्सक्राइब कर दें, आपको सारी नोटिफिकेशन वहाँ पर मिल जाएंगी हमारी वीडियोस की, जो जो चीज़ आने वाली है। साथ ही साथ हम लोगों ने परक प्रोग्राम भी चालू किया। परक प्रोग्राम में आपको, ठीक है ना, परक प्रोग्राम आपको रोज़ के फैक्ट दिए जाएंगे, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आ सकते हैं, वो आपको फैक्ट दिए जाएंगे। क्विक डाइजेस्ट फैक्ट दिए जाएंगे, उनको आप देख सकते हैं हमारे ग्रुप में, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। और ये जो प्रोग्राम चल रहा है स्वावलंबन प्रोग्राम, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप सारी वीडियोज़ देख सकते हैं। हमारी टेस्ट सीरीज पेड है, और जल्दी हम लोग प्री की टेस्ट सीरीज ला रहे हैं। प्री की टेस्ट सीरीज बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में, जिसमें सब लोग उसको अटेंड कर सकें। गरीब से गरीब इंसान भी हो, कमज़ोर तबके के लोग हैं, उन तक भी वो टेस्ट सीरीज पहुँचे। और साथ ही हमारी पूरी टेस्ट सीरीज जो होगी, वो क्या होगी, यूनिट वाइज टेस्ट सीरीज होगी। यूनिट वाइज के बाद में हम लोग उसमें FLT भी करेंगे, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी करेंगे। और जितनी भी कोचिंग भोपाल, इंदौर, जबलपुर, जहाँ जहाँ चल रही हैं, उन सबसे ज़्यादा आपको टेस्ट इसमें दिए जाएंगे। और साथ ही साथ क्या होगा, आपको पहली बार किसी भी कोचिंग में आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि जो प्री की टेस्ट सीरीज होती है उसके मॉडल आंसर की वीडियो दी जाए। लेकिन आप जो हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे, मिनिमम कॉस्ट में करेंगे, आपको मॉडल आंसर की वीडियो दी जाएगी। और उसमें जो भी क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन इंटर रिलेटेड होंगे, मतलब आपको जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हैं ना, उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे, आपको नए क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। शुरुआत में उनकी शुरुआत होगी उसकी सब्जेक्ट से। यूनिट वाइज टेस्ट सीरीज होगी प्री की, जिसमें आप यूनिट के हिसाब से पहले तैयार हो जाए। फिर उसके बाद में बीच बीच में FLT कराए जाएंगे, आपको इस तरीके से सिस्टमेटिक ढंग से वो टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी। उसका काम चल रहा है, और जल्द ही वो टेस्ट सीरीज आपको अवेलेबल होगी। यदि वो आप लोग प्री की टेस्ट सीरीज को चाहते हैं कि आप इसी महीने ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप लोग ग्रुप में पर्सनल आप अपने कमेंट कर सकते हैं कि आप चाहते क्या, आप प्री पढ़ना चाहते हैं अभी के मेंस पढ़ना चाहते हैं। तो उस अकॉर्डिंग हम अपने प्रोग्राम को शेड्यूल करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लेक्चर के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं नए लेक्चर के साथ में।